आज का आपका विषय है प्राचीन भारतीय शिक्षा। एमए फाइनल हिस्ट्री के स्टूडेंट्स पेपर 8th ए यानी कि जिनके पास ए ग्रुप है, प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय शिक्षा से पहले हम शिक्षा के बारे में जानेंगे कि शिक्षा किसे कहा जाता है। ज्ञान के विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा को प्राचीन भारतीयों ने बहुत अधिक महत्व प्रदान किया। भौतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान तथा विभिन्न उत्तरदायित्वों के विधिवत निर्वाह के लिए शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। वैदिक युग से ही शिक्षा को प्रकाश का स्रोत माना गया, जो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को आलोकित करते हुए उसे सही दिशा निर्देश देता है। सुभाषित रत्न संदोह में कहा गया कि ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, जो उसे समस्त तत्वों के मूल को जानने में सहायता करता है तथा सही कार्यों को करने की विधि बताता है। महाभारत में लिखा है कि विद्या के समान नेत्र तथा सत्य के समान तप कोई दूसरा नहीं है। नास्ति विद्या समम चक्षुर्नास्ति सत्य समम तपः। विद्या को मोक्ष का साधन माना गया है। सा विद्या या विमुक्तये। सुभाषित रत्न भंडारकर में कहा गया है कि जीवन की समस्त कठिनाइयों तथा बाधाओं को दूर करने वाले ज्ञान रूपी नेत्र जिसे प्राप्त नहीं है वह वस्तुतः अंधा है। प्राचीन भारतीयों का यह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा द्वारा प्राप्त एवं विकसित की गई बुद्धि ही मनुष्य की वास्तविक शक्ति होती है। विद्या के विविध उपयोग बताए गए हैं। यह माता के समान रक्षा करती है, पिता के समान हितकारी कार्यों में नियोजित करती है, पत्नी के समान दुखों को दूर कर आनंद पहुंचाती है, यश तथा वैभव का विस्तार करती है। यह कल्पलता के समान गुणकारी है। ये श्लोक भी आप लोगों ने सुना होगा विद्या के संदर्भ में। विद्या विनय प्रदान करती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से व्यक्ति धन प्राप्त करता है और धन से धर्म तथा अंततो गत्वा सुख की प्राप्ति होती है। विद्या ददाति विनयम विनयाध्याति पात्रताम पात्रता त्वार्धन मापनोति धनार्धम तथा सुखम। विद्या को सभी धनों में प्रथम निरूपित करते हुए कहा गया है कि इसे ना तो चोर चुरा सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना राजा छीन सकता है और ना ही यह मनुष्य के लिए भारतुल्य होती है। विद्या एक ऐसा धन है जो व्यय करने पर निरंतर बढ़ती है। यदि ब्राह्मण भी विद्या रहित है तो उसे शूद्र के समान माना जाता था। एक तरह से शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का प्रमुख साधन है और प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्देश्य मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, अपितु मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना था। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का भारतीय समाज में बहुत अधिक महत्व था। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? क्योंकि जब हम प्राचीन शिक्षा की बात करते हैं तो वो आधुनिक शिक्षा से काफ़ी अर्थों में भिन्न है। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे, पहला था चरित्र निर्माण। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण माना गया क्योंकि यह व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण है सच्चरित्र होना। चरित्र और आचरण से हीन व्यक्ति की हमेशा निंदा की जाती थी। मनुस्मृति में लिखा है कि सभी वेदों का ज्ञाता विद्वान भी सच्चरिता के अभाव में श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन यदि केवल गायत्री मंत्र का ज्ञाता पंडित है तो भी वह चरित्रवान है और श्रेष्ठ कहलाने योग्य है। सत्कर्मों से ही चरित्र का निर्माण संभव है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य जो ज्ञान तथा शक्ति प्राप्त करता है उससे उसमें नैतिक गुणों का उदय होता है तथा सन्मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा उसे प्राप्त होती है। क्योंकि भारत में चरित्र को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, तो इसीलिए ये माना गया कि शिक्षा के द्वारा तामसी और पाश्विक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रहता है। व्यक्ति को सही और गलत की पहचान करनी आती है। वह बुरे कार्यों को त्याग कर सत्कर्मों की ओर बढ़ता है और अपना विकास करता है। क्योंकि गुरुकुल में आचार्य के सानिध्य में रहता था,
इससे उसकी बौद्धिक प्रगति, नैतिक प्रगति दोनों ही होती थी। बड़ों का सम्मान करना, छोटों के प्रति आदर की भावना, यह सब उसे सिखाए जाते थे। दूसरा है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। व्यक्तित्व को दबाने के प्रयास कभी भी भारत के अंतर्गत नहीं हुए। ये माना गया कि कठोर अनुशासन के द्वारा यदि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को दबा दिया गया तो भी गलत है, क्योंकि उस व्यक्ति का विकास नहीं होगा तो समाज का विकास भी नहीं होगा। इसीलिए हमेशा कठोर और सरल बीच का रास्ता अपनाते हुए भारतीय शिक्षा पद्धति को विकसित किया गया, और इसी कारण जो भारतीय शिक्षा पद्धति है वो आदर्शवादी है। भारतीय शिक्षा पद्धति के अंतर्गत बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया गया। स्वस्थ मस्तिष्क का अधिष्ठान स्वस्थ शरीर होता है, इस बात को माना गया। शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, विवेक शक्ति, न्याय शक्ति आदि गुणों का उदय होता था, जो उसके व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायक थे। विद्याध्ययन के पूर्व उपनयन संस्कार के अवसर पर ही विद्यार्थी में आत्मविश्वास जागृत किया जाता था। उसे यह बताया जाता था कि वह अब कर्तव्यों के निर्वाह और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अग्रसर है, जिसमें उसकी सहायता उसके देवता करेंगे। और अग्नि से प्रार्थना की जाती थी कि उसे बुद्धि और शक्ति प्रदान करे, यानी कि विभिन्न देवताओं से प्रार्थना की जाती थी उसके विभिन्न दुर्गुणों को दूर करने के लिए। उसमें आत्मसम्मान की भावना बढ़ाई जाती थी और यह कहा जाता था उससे कि वह अपनी जाति और देश की संस्कृति का संरक्षक है, और संस्कृति का विकास तभी होगा जब वह अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। और इस तरह से उसे अपने इंद्रियों पर संयम करना, आहार विहार, वस्त्र, आचरण सभी को नियमित करना सिखाया जाता था। जब वह गुरुकुल में रहता था तो चाहे कितने ही अमीर परिवार से, कितने भी राजसी परिवार से क्यों न हो, लेकिन उसे अन्य विद्यार्थियों की भांति ही रहना सिखाया जाता था। उसे ऐसे ही रहना होता था जिससे उसके अंतर्गत आत्मसंयम और आत्मानुशासन की प्रवृत्ति विकसित होती थी। तीसरा है नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान। अध्ययन की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार का आयोजन किया जाता था, जिसमें आचार्य विद्यार्थी के समक्ष उसके भावी कर्तव्यों को बोलते थे। जैसे उसे बताया जाता था सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, अपने परिश्रम में आलस्य मत करना, गुरु को दक्षिणा देने के बाद संतति उत्पादन की परंपरा को आगे बढ़ाना, सत्मार्ग से अलग न होना, धर्म से विचलित न होना, लाभकारी कार्यों में प्रमाद न करना, महान बनने का अवसर न खोना, अध्यापन के कर्तव्यों की उपेक्षा न करना, देवताओं तथा पितरों के यज्ञ, श्रद्धादि आदि की उपेक्षा न करना, माता को देवी मानना, पिता को देवता मानना, अतिथि को देवता मानना, इस तरह के वक्तव्य उसे दिए जाते थे जो कि उसे कर्तव्य की पथ पर बढ़ाते थे और उसके नागरिक और सामाजिक कर्तव्य उसके क्या हैं ये उसे बताते थे। सामाजिक सुख और कौशल की वृद्धि। भारतीय शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक सुख और निपुणता को प्रोत्साहित करना था, कि इसका उद्देश्य था कि विभिन्न उद्योग और व्यवसायों में जो लोग लगे हुए हैं उन्हें दक्ष बनाना। भारतीय श्रम विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। विभिन्न वर्णों के लोग अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने अपने कर्मों को करते थे और उनमें निपुणता को प्राप्त करते थे। इस तरह से भारत में विभिन्न शिल्पों और व्यवसायों में अलग अलग दक्ष लोग हमें प्राप्त होते हैं। अगला है संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार। शिक्षा संस्कृति के परिरक्षण और परिवर्धन का माध्यम है। इसी के द्वारा प्राचीन संस्कृति वर्तमान तक जीवित है। जैसे आपने ये सुना होगा कि वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो श्रुति परंपरा से लंबे समय तक चलते रहे। उन्हें लिखा तो काफ़ी समय बाद गया था, तो ऐसे में उन वेदों को संरक्षा करना वो भी अपनी संस्कृति की ही रक्षा करने के समान था। तो इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा ही वेदों को लंबे समय तक संरक्षित रखा गया। इसके बाद है निष्ठा तथा तार्किक धार्मिकता का संचार करना। भारत की इस प्राचीन संस्कृति धर्म क्या प्रधान रही है, यानी कि उसमें धर्म प्रमुख था। धर्म के सभी पहलुओं को धर्म ने संस्कृति के सभी पहलुओं को प्रभावित किया है। तो शिक्षा पद्धति भी धर्म पर आधारित थी
और इसीलिए विद्यार्थियों से जैसे ये आशा की गई है कि उन्हें ऋण होना है, यज्ञ करने हैं, तो ये सब क्या था, ये धर्म से जुड़े हुए थे, लेकिन उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन का भी एक अंग थे। शिक्षा पद्धति के अंतर्गत उन्हें सिखाया जाता था कि कैसे करने हैं और गृहस्थ बनकर उन्हें करना होता था। गुरुकुल में विद्यार्थी के लिए अनुष्ठान और व्रत निर्धारित होते थे। उन्हें प्रतिदिन प्रार्थना करनी होती थी। इन सब के द्वारा उसके मस्तिष्क में पवित्रता और धार्मिकता का उदय होता था और यह भावना उसे आध्यात्मिक भावना के लिए प्रेरित करती थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का उद्देश्य जो था वो उच्च कोटि का था। केवल आदर्शवाद ही नहीं अपितु व्यावहारिक भी था। मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर वह आधारित था। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की कि इस समय में पाठ्यक्रम क्या था। ऋग्वैदिक और पूर्व वैदिक काल में शिक्षा का जो मुख्य पाठ्यक्रम था वो वैदिक साहित्य का अध्ययन था। पवित्र वैदिक ऋचाओं के अतिरिक्त इतिहास, पुराण, गाथाएं, खगोल विद्या, ज्यामिति, छंदशास्त्र आदि अध्ययन के विषय थे। वैदिक साहित्य का अध्ययन 9 या 10 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता था और यही उपनयन का समय होता था। उत्तर वैदिक युग में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए और ये शिक्षा के प्रमुख विषय बन गए। इसीलिए पदपाठ, कर्मपाठ, जटापाठ, घनपाठ आदि विधियां प्रचलित की गईं। बाद में वैदिक साहित्य के अध्ययन को सरल करने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और सूत्र काल तक आते आते वैदिक साहित्य का अध्ययन कम हो गया और उसके स्थान पर अन्य विषय शुरू हुए, जैसे दर्शन, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, व्याकरण, खगोल विद्या, मूर्तिकला, वैद्यक, पोत निर्माण आदि। विभिन्न व्यवसायों और शिल्पों की शिक्षा भी दी जाने लगी। धार्मिक तथा लौकिक विषयों की शिक्षा में समन्वय स्थापित किया गया और इस युग के स्नातक वेदों तथा 18 शिल्पों में निपुण होते थे। ये 18 शिल्प थे: गायन, वादन, चित्रकला, गणित, नृत्य, गणना, यंत्र, मूर्तिकला, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, चिकित्सा, विधि, प्रशासनिक प्रशिक्षण, धनुर्विद्या तथा सैनिक शिक्षा, जादूगरी, सर्प विद्या तथा विष दूर करने की विधि, छिपे हुए धन को पता लगाने की विधि। वात्सायन के कामसूत्र में हमें 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें महिलाओं के लिए आवश्यक बताया गया है। इनमें कुछ थी पाक विद्या, शारीरिक प्रसाधन, संगीत, नृत्य, चित्रकला, सफाई, सिलाई, कढ़ाई, व्यायाम, मनोरंजन आदि। इसके अलावा जो भारतीय साहित्य और विदेशी यात्रियों ने जो विवरण दिया है, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ शिक्षा के पाठ्यक्रम में 4 वेद, 6 वेदांग, 14 विधाएं, 18 शिल्प और 64 कलाएं सम्मिलित हैं। 14 विधाओं से तात्पर्य 4 वेद, 6 वेदांग, धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा और तर्क हैं। वेनसांग और अल्बर्नी ने भी ये कहा है कि व्याकरण और ज्योतिष की शिक्षा का भारत में बहुत अधिक प्रचलन था। दरबार में कई ज्योतिषी निवास करते थे। शिक्षा केंद्रों में धार्मिक विषयों के साथ लौकिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। वैदिक युग के प्रारंभ में शिक्षा मौखिक होती थी। पवित्र मंत्रों को कंठस्थ करने पर बल दिया जाता था। पुरोहित वर्ग के लोग विशेष रूप से मंत्रों को याद कर लिया करते थे और सामान्य जन के लोग केवल कुछ प्रसिद्ध मंत्रों को ही याद करते थे। निरुक्त में ऐसे व्यक्ति की निंदा की गई है जो मंत्रों की व्याख्या जाने बिना ही उन्हें याद करते हैं। इस तरह से मौखिक शिक्षा पर इस समय में बल था, लेकिन शुद्ध उच्चारण पर बहुत अधिक बल दिया गया था। उस समय कागज नहीं थे, छपाई के साधन नहीं थे, पुस्तकें अत्यधिक महंगी थी, उन्हें सिर्फ लिखा जाता था, तो ऐसे में हर किसी के लिए पुस्तकें अवेलेबल नहीं थी। तो इसीलिए शिक्षा का सबसे अच्छा साधन मौखिक शिक्षा को माना गया और इसीलिए ग्रंथों को कंठस्थ विद्यार्थियों को कराया जाता था। अब बात करते हैं हम उस समय की पद्धति की कि उस समय शिक्षा की पद्धति क्या थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के अंतर्गत आपने सुना होगा गुरुकुल व्यवस्था मानी जाती है। इसमें विद्यार्थी को अपने घर से दूर गुरु के घर पर निवास कर शिक्षा प्राप्त करनी होती है। शिक्षा केंद्रों से संबंधित छात्रावासों में वह निवास करता था और इस प्रकार के विद्यार्थियों को अंतेवासी तथा आचार्य कुलवासी कहा जाता था।
विद्यार्थी उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुल में निवास करता था और विविध विषयों की शिक्षा प्राप्त करता था। गुरु के साथ रहते रहते वह गुरु के पारिवारिक सदस्य के रूप में हो जाता था और गुरु भी उसके साथ पुत्र के समान व्यवहार करता था। गुरुकुल में ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हुए विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता था, जहाँ उसके लिए यह निर्देश होता था कि उसे गुरु के उठने से पहले उठना है और उनके सो जाने के पश्चात सोना है। गुरु की सेवा उसका परम कर्तव्य है और उसकी सेवा के बदले गुरु उसका व्यक्तिगत ध्यान रखता था और उसे पूरी शिक्षा प्रदान करता था। गुरु के साथ विद्यार्थी के सानिध्य में रहना एक विद्यार्थी के चरित्र निर्माण के लिए अत्यधिक आवश्यक होता था, क्योंकि गुरु के चरित्र और आचरण का प्रभाव विद्यार्थी पर पड़ता था। उसमें अनुशासन की प्रवृत्ति का उदय होता था। महाभारत में गुरुकुल की शिक्षा को घर की शिक्षा की अपेक्षा अधिक प्रशंसनीय बताया गया है। गुरुकुल वनों में स्थित नहीं होते थे। कुछ प्रसिद्ध मुनियों के गुरुकुल जैसे वाल्मीकि, संदीपनी, कण्व आदि के आश्रम वनों में थे और उनके आश्रमों में सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ते थे। कुछ गुरुकुल ग्रामों और नगरों में भी रहते थे। कुछ शिक्षक गृहस्थ थे और स्वाभाविक रूप से वे अपने निवास स्थान के समीप अपना गुरुकुल बनाते थे। आवश्यक था लेकिन कि गुरुकुल ग्राम या नगर के बिल्कुल कॉर्नर पर या एकांत स्थान पर हो, जिससे विद्यार्थियों की शिक्षा में बाधा ना पड़े। गुरुकुल में अध्ययन करने वाले कुछ विद्यार्थियों के बारे में भी हमें उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे छांदोग्य उपनिषद में मिलता है कि उद्दालक आरुणि के पुत्र श्वेतकेतु ने गुरुकुल में रहकर अध्ययन किया था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि कृष्ण तथा बलराम ने संदीपनी के आश्रम में रहकर अध्ययन किया था। रामायण में भारद्वाज और वाल्मीकि के गुरुकुलों का उल्लेख मिलता है। महाभारत से ज्ञात होता है कि कण्व तथा मार्कंडेय ऋषियों के आश्रम में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र थे। मुनि दुर्वासा के आश्रम में 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी तक्षशिला में रहकर आचार्य चाणक्य के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त की थी। गुप्त युग में ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी, जिसे अग्रहार कहा जाता था और यह अग्रहार भी शिक्षा के केंद्र थे। हर्षचरित में भी गुरुकुल का उल्लेख मिलता है। अलबर्नी के ने भी लिखा है कि शिक्षा के निमित्त अनेक गुरुकुल बनाए गए हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि गुरुकुल जो थे वो अध्ययन के केंद्र थे और विद्यार्थी यहाँ निवास करते हुए शिक्षा को ग्रहण करते थे। आगे भारतीय प्राचीन शिक्षा के बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।